और जो खैबर पुख्तूनख्वा से पुलिस आई थी उसको विड्रॉ कर दिया गया है। मैं ये समझता हूं कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का एक कानूनी हक होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून में गुंजाइश मौजूद है और जितने भी पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी उनको मुयस्सर है। ये ज़हन में रखिए कि खान साहब की इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इसी पुलिस ने मुख्तलिफ औकात पे खान साहब की जान को खतरे का नोटिफिकेशन किया है और इस बात पे जोर दिया गया था कि खान साहब की सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। फिर ख़ास तौर पे जब आप ये देखें कि उन पे गुज़श्ता महीने जो एक कातिलाना हमला हुआ था, जो एक नाकाम कातिलाना हमला हुआ था, उसके बावजूद अगर इस वक्त के जो कठपुतली हुकूमतें हैं, अगर वो खान साहब की ज़िंदगी के वो जो खतरात लाहक हैं और वो आवाम से नहीं है, वो आप सबको पता है कहाँ से हैं, वो आपको पता है कि किस किस को इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी जान पे खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हम इसकी पूरी जिम्मेदारी इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह पे डालते हैं और वो जितनी भी कठपुतलियां हैं उन पे हम ये डालते हैं कि अगर खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार ये कठपुतलियां होंगी, राना सनाउल्लाह होगा और जो उसके हवारी हैं। ये तो हो गई बात सिक्योरिटी की। दूसरी बात कि आज हमने, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन ने हमेशा ये तलकीन की है कि हमारी सियासत कानून और आइन के दायरे में होगी और इसी सिलसिले में जो भी हमारी सियासी सफर है उसमें कहीं पे भी खान साहब ने ना आवाम को उकसाया है और ना उन्होंने किसी को शय दी है कि वो कानून से बाहर काम करें, क्योंकि हमारे लीडर का ये मानना है कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। तो आज हमने 2 पिटिशंस दायर की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस दायर की हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक लाहौर हाई कोर्ट में। पहली पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, जो कि हमारे वकील इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने दायर की है, वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कानून की तशरीह करनी होती है, आइन की तशरीह करने का जो अल्टीमेट इदारा है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें हमारी इस्तेदा ये है, जिसमें हमने फरीक बनाया है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, राजा परवेज अशरफ को, इलेक्शन कमिश्नर को और पंजाब हुकूमत को और खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत को। उसमें हमारा मुद्दा ये है कि जिस रूल्स और रेगुलेशंस और कंडक्ट ऑफ बिजनेस की वायलेशन के जरिए एक कठपुतली, एक खोखला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया है, वो गैर कानूनी है, बिकॉज उसमें वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए राजा परवेज अशरफ ने, जिसकी बिना पर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक जाली, एक खोखला, एक मसनूई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना के और इसको एक शक्ल दी गई है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पंजाब के केयर टेकर वजीर आला का इंतखाब किया, बावजूद इसके कि जिस दिन ये नाम आया था तो हर एक ने टॉक शोज में पहले ही कह दिया था कि इसको बनाएंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की, एक ऐसे शख्स को बना दिया जो कि जिसका किरदार कंट्रोवर्शियल है, उसका जो माजी रहा है, जिन लोगों से उसका ताल्लुक रहा है, जो हरकतें उन्होंने की हैं, उसके बावजूद उनको नॉमिनेट करना, उनको वजीर आला बनाना और फिर एक पीटीआई के दुश्मन को वजीर आला बनाना, जिसका पूरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ
ज़हर अफशानी करता रहा है। केयर टेकर हुकूमत का जो मकसद होता है वो यही होता है, इसीलिए आइन में डाला गया। इसकी स्पिरिट, इसकी रूह ये थी कि आप ऐसे शख्स को लगाएंगे जो कि एक अच्छे किरदार का मालिक हो, और दूसरा ये कि उसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं हो, क्योंकि उसने इलेक्शन करवाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसने देखनी है जिस तरह का। लेकिन हम देखते हैं कि जिस शख्स को लगाया गया है और जितने भी सवालात उस पर उठ रहे थे वो अब साबित हो गए हैं। आप देख लें उनकी जो काबीना बनी है, ये काबीना भी गैर सियासी बननी चाहिए, लेकिन हमने इसमें देखा है कि ऐसे ऐसे मुतनाज़ा लोगों को डाला गया है जिससे कि साफ लगता है कि ये एक खास एजेंडे पे आए हैं। और चूंकि ये गैर मुंतखब लोग हैं, उनसे लेके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे काबीना तक, इनकी हर हरकत यही साबित करेगी कि ये इलेक्शंस टाइम पे करने के शौकीन नहीं है, बिकॉज इन्होंने मजे देखने हैं, इन्होंने अपने इक़्तिदार को तवालत देनी है। ये आइन के भी खिलाफ है और जितनी भी एक जमहूरी अक़दार होती हैं उनके भी खिलाफ है। आप ये भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वजीर लगाए गए हैं वो सारे सियासी हैं, अक्सरियत सियासियों की है। तो कैसे तवक्को करें हम कि ये आए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए। दूसरी पिटीशन जो हमने की है वो की है लाहौर हाई कोर्ट में हमारे अली जफर साहब ने, और उसका मुद्दा ये है कि आर्टिकल 105 की वायलेशन हो रही है और गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं अनाउंस कर रहा। देखें, ये इस किस्म का जो एक अंधेर राज और चौपट राज है जिसमें कि कानून आइन को बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है अमली तौर पर। जब बात किसी हमारे पीटीआई के लोगों को पकड़ने की आए तो उसमें फिर आइन की रेफरेंस होती है। ये सिलेक्टिव नहीं होता आइन, इसमें नंबर 1 शिक्स से लेकर और आखिर तक इसकी अमलदारी ये रियासत की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से ये इस इलेक्शन की तारीख ना अनाउंस करके आइन शिकनी कर रहे हैं, और आइन शिकनी पे आर्टिकल 6 लगता है, ये मत भूलें। ये नहीं है कि आप इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बनाएं, आप इस मुल्क में आइन को महज एक दिखावा बनाएं। आप ये नहीं कि इस मुल्क में सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। ये आइन में इसकी सेलेक्टिव अमलदारी ने इस मुल्क को इधर तक पहुंचा दिया है जहां के एक शदीद मुआशी अदम इस्तेहकाम है, एक शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। और हमारा मानना यह है, हमारी पार्टी का, कि आप अवाम से मैंडेट लें इन मसाइल को हल करने के लिए। ये साजिशों के जरिए लोगों को बिठाना उठाना ये नहीं चलेगा। इस वक्त मुल्क एक इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, मुल्क की सालमियत खतरे में है। जिस तरह ये इंपोर्टेड रिजीम हम पे नाफिज कर दी गई, आपने देखा कि पिछले 9 महीनों में मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है, सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पे भी, और कानून बिल्कुल घर की लौंडी बन गया है। हम तवक्को करते हैं, हमारी पूरी कौम की नजरें पाकिस्तान की अदालतों पे, जज साहिबान पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान के अवाम बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम ये समझते हैं कि अदालतों का जो जिम्मेदारी थी उससे पहले हमेशा अहम थी, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है, हालात हैं, उसमें हम सब की नजरें अदालत उज़्मा पे लगी हुई हैं कि अदालतें अगर इंसाफ करें और वो आइन की तशरीह करें और साथ में उन लोगों को या उन इक़दामात को नल एंड वाइड करें जो कि आइन से मुतसादिम हैं, और पाकिस्तान को इस गल्फिशार से, इस तज़ब्ज़ुब से निकालने के लिए, जहां पे कि लोगों को रोटी मैसर नहीं है।
پاکستان کے جو غریب عوام ہیں اور مڈل کلاس ہیں وہ بالکل پس چکی ہے. ڈالر کا ریٹ دیکھیں یا اور اشیاء کی چیزیں، اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھیں، تباہی کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. ڈیفالٹ ہم ایکچولی کر چکے ہیں. ایسی صورتحال میں عدلیہ پہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری آتی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں اور خاص طور پہ ہماری سپریم کورٹ پاکستان کے عوام کو ان ظالموں سے، ان قانون شکنوں سے، ان کٹ پتلیوں سے نجات دلائے گی، اور وہ ایک ایسا راستہ ہموار کرے گی جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور فوری، جس طرح کے ایک قانونی 105 میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، اور وہ ایک ماحول پیدا کریں جس میں کہ یہ نہ لگے کہ پوری جو مافیاز ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف سفارا ہو چکی ہیں. اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے شکست دینی ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس نہج پہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے عمران خان کی صورت میں، جو کہ نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے. صرف اگر جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اور اسی پہ اس کا ایمان ہے. یہ ملک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ملک ہے. اور اس وقت اگر کسی پہ سختی آئی ہوئی ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہے پاکستانی عوام. تو ہم عدالت عظمیہ سے ایک بار پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس مشکل صورتحال جس سے کہ ایک امپورٹڈ حکومت نے ہمیں دوچار کر دیا ہے، اس سے ہمیں نجات دلائیں گے، اور عام انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ فرق حبیب پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ویڈیو آئی تھی جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت کر رہے تھے، تو وہاں پر چوری یا ڈکیتی کو نظر نہیں آئی تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے نچلی سطح پہ آ گئے ہیں کہ ان میں کوئی نہ تو اقدار نہیں ہے، نہ قانون ہے، بس ڈنڈا ہے ہاتھ میں تو جی ہاں کے جاؤ. عدالتی فیصلے پہ عمل کریں. وہ اس کا اور کیا تھا؟ اس کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ جو عدالت میں ادھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں جو جج صاحب نے ٹائم دیا تھا کہ جی آپ اس کو لائیں، عدالت کی توہین کی گئی، کنٹمپٹ کی گئی، اور نہیں لایا گیا، اس کو اسلام آباد لے گئے. تو وہ تو فاروق حبیب تو اس کی وہ بالکل اس کی تو وہ تو اپنے قانون کی عملداری کے لیے پروٹیسٹ کر رہا تھا. اور اسی طرح فواد چودھری کے ساتھ جو ہوا ہے، دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. فواد چودھری اس پارٹی کا، ہماری پارٹی کا بہترین اور ایک دبنگ قسم کا وہ ہے، اسپوکس پرسن ہے، لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بھی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے کہ کسی کو منشی کے کہہ دینے پہ آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. شبلی صاحب، آج ڈالر جو ہے وہ 262 کا جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول جائے گا 300 پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی 50 to 60% مزید بڑھے گی. تو کیا آپ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایک عوامی جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو عمران خان ہے وہ اسی چیز پہ، وہ پاکستان کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. اسی لیے تو اپنی حکومت توڑی. کون توڑتا ہے اپنی حکومتوں کو؟ 2 جگہوں پہ حکومتیں توڑی، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں. یہ تو اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں اقتدار کے لیے. عمران خان نے ٹھوکر دی ہے اقتدار کو، کیونکہ وہ عوام کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ اسی چکر میں انہوں نے یہ ساری جو آسائشیں تھیں اور جو بھی تھا اس کو وہ کیا، کیونکہ عوام، پاکستان کے عوام پس رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، اور کیا اب آپ کو بھی احساس ہوتا ہے جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے کہ اسمبلی یہ نہیں توڑنی چاہیے؟ نہیں جی، دیکھیں، جدوجہد میں مشکلات آتی ہیں، جو باطل کی قوتیں ہوتی ہیں اور جو حق کی قوتیں ہوتی ہیں. آپ کو حق کے راستے پہ چلنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ جہاد کریں ایسی قوتوں کے خلاف جو کہ نہ قانون، نہ آئین اور ظلم پہ بھروسہ کرتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ شیر رشید صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کو ٹرین مارچ کا مشورہ دیا ہے. مستقبل قریب میں کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کہ عمران خان عوام میں آئیں گے تو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا؟ کیونکہ مریم بھی پاکستان واپس آنے والی ہیں، انہوں نے بھی ایک سیریز شروع کرنی ہے احتجاجوں کے عوام میں جانے کی. تو آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ایک مینوفیکچرڈ لیڈرز ہوتے ہیں جس طرح کہ مریم نواز ہے، اس وجہ سے کہ اس کا باپ وزیر اعظم تھا،
बिलावल भुट्टो इस वजह से कि उसकी माँ वजीर आजम थी, उसका नाना वजीर आजम था। तो ये कौम, इस कौम को बनाया जा रहा है एक खानदानों की गुलामी करने पे, और इमरान खान का जहाद यही है। और जब तक इंशाअल्लाह इमरान है, वो आपको ये इनकी ये जो आते हैं ना तैयार होके फैमिली कंसर्न्स, और इस मुल्क को 30 सालों हुकूमत करके और इस नहज पे पहुंचाया है। अच्छा शिबली साहब, ये बताएं कि जब आपके दौर में, जब एक मिनट यार, आपके दौर में जब गिरफ्तारियां होती थी उस वक्त आपके रहनुमा ट्वीट करते थे, क्या बेहतर नहीं है कि सियासतदानों को आप अपनी ख्वाहिशात छोड़कर सबको एक होना चाहिए इन मामले पे, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं होने चाहिए? देखें, असल तो बात तो ये नहीं है, गिरफ्तारी तो कानून के तहत है। अगर कोई करप्ट है तो उसको आपने गिरफ्तार करना है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो फैज साहब का मिसरा है कि है संगो खिश्त मुकैयद और सग आजाद, वो लोग जिन्होंने साइकिलें चुराई होती हैं, छोटी चोरी की होती हैं, वो जेलों में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने इस मुल्क की ईंट सींट बजा दी है, वो जो है तो महलों में बैठे हुए हैं, बैरून मुल्कों में उन्होंने अपने असासे बनाए हुए हैं। ठीक है, लास्ट वन जी। जबकि वो खुद हैं जो असम्बलियां तहलील नहीं करना चाहती थी और पीडीएम भी असम्बलियां तहलील नहीं करना चाहती थी, कहीं उन्होंने आपका वो ग्रुप जो असम्बलियां तहलील करने के हक में था उसको टारगेट तो नहीं कर दिया? देखें, इस वक्त टारगेट तो ये है कि जो भी स्टेटस को, ये अशराफिया के खिलाफ जो जंग कर रहा है, उसको जो है तो ये जो हक की बात कर रहा है उसको ये गिरफ्तार कर लेते हैं। सर, फवाद चौधरी साहब को तो जेल भेज दिया गया। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि इस तरह के 2-3 और को कर देंगे तो पीपी साफ हो जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, जो कुव्वतें अल्लाह ताला ने ये प्रोटेक्शन दी हुई है कि जो हक की राह पे चलने वाला है उसको कभी कोई नहीं मिटा सकता।